नज़रीन, आज हम एक पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे जिसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में अरूजी सिंह केस के बारे में बात करेंगे। नज़रीन ग्रामी, अरूजी सिंह एक हेड कांस्टेबल होती है। वो एक कैब करवाती है। कैब करवाने के बाद ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो अपने घर जा रही होती है कि उसकी भाभी उसे फ़ोन करती है। वो बताती है कि मैं कैब में बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर घर पहुँच के आपको कॉल करती हूँ। लेकिन कैब में बैठे उसका नंबर बंद हो जाता है। शाम को उसकी भाभी उसको कॉल करती है लेकिन नंबर नहीं मिल रहा होता। घंटे घंटे बाद वो उसे फ़ोन करती रहती है। उसे कोई काम होता है रुचि के साथ लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा होता। ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। वो सोच रही होती है कि शायद इलेक्शन का दौर चल रहा है, छुट्टी हो उसे, वो सो रही हो, जब उठेगी तो फ़ोन कर लेगी। दोपहर तक उसका फ़ोन ऑन नहीं होता। वो उसके एक कलीग को फ़ोन करती है। अब रूजी जो होती है वो लखनऊ शहर में एक किराए के मकान में रह रही होती है क्योंकि उसकी ड्यूटी चेंज हुई होती है और उसके घर वाले कहीं और रह रहे होते हैं। नज़रीन ग्रामी, उसके कलीग को लड़की को कॉल की जाती है। वो बताती है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, हमारी छुट्टियां नहीं हुई, हमें छुट्टियों में भी पुलिस सेंटर में काम करना पड़ रहा है। जब भी कहीं पे हमारी ड्यूटी लगती है हमें जाना पड़ता है। यूँ अरूजी जब भी कभी छुट्टी करती है तो एक अर्ज़ी दे देती है, फ़ोन करके बता देती है, लेकिन ना अब उसने अर्ज़ी दी है और ना ही उसने कोई फ़ोन करके बताया है और उसका नंबर भी बंद जा रहा है। तो ऐसे ही अगले दिन अरूजी के घर वाले सारे लखनऊ शहर में आ जाते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। ऐसे ही 14 तारीख को उनकी बेटी गुम हो जाती है। वो अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं। 18 तारीख आ जाती है। 18 तारीख को एक दिन एक बंदे की कॉल आती है पुलिस स्टेशन में और वायरलेस चलती है कि एक गंदे नाले में एक लड़की की मैयत तैर रही है। पुलिस वाले 18 डेट को मैयत उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। लाश 2 दिन हॉस्पिटल पड़ी रहती है लेकिन लावारिस करके उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पता चलता है कि उसके गले में दबाने के निशान है, किसी ने उसका गला दबा के उसे कत्ल किया है। लेकिन देखें, उसी लखनऊ शहर में वायरलेस चल रही है कि एक लड़की की लाश मिल रही है। लखनऊ शहर में ही एक हेड कांस्टेबल गुम हो गई है और उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले जब अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो बाहर वाले लोगों की रक्षा क्या खाक करेंगे। यही लोगों के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। लोग यही सवाल करना शुरू कर देते हैं पुलिस वालों से कि जब अपने लोगों की ही ये रक्षा नहीं कर सकते तो बाहर वाले लोगों की क्या खाक रक्षा करेंगे। 2 दिन बाद खैर जो उसकी कुलीग लड़की होती है वो एक ग्रुप में उसकी तस्वीर बनाती है और सेंड कर देती है और साथ बताती है कि हेड कांस्टेबल गुम हो गई है, तो जिस किसी को मिले तो ये लाजमी बताइएगा। पुलिस वालों को जब ये वीडियो वायरल होती, तस्वीर वायरल होती है तो वो बड़े नाराज़ होते बड़े ऑफिसर और बोलते हैं कि सबसे पहले तुझे दरखास्त देनी चाहिए थी। खैर वो दरखास्त देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन वो खास तवज्जो नहीं देते। 2 दिन बाद एक हेड कांस्टेबल ही होता है उसी थाने का, वो बताता है कि तुम लोग मुर्दा खाने में जाके एक दफ़ा देख लो, एक लड़की की लाश मिली है, हो सकता है कि वो आपकी हो। घर वाले परेशान हो जाते हैं लेकिन जाके मुर्दा घर में देखते तो उनकी चिको पकार शुरू हो जाती है क्योंकि वो रूजी की ही लाश होती है। नज़रीन ग्रामी, अब रूजी के बारे में जान लेते हैं, रूजी कौन है। नज़रीन, रूजी ने 2017 में अपना एग्ज़ाम पास किया और पुलिस में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उसी का एक कोलीग होता है जिसका नाम होता है नाराज गौतम। नाराज गौतम को 2019 में उसके साथ प्यार हो जाता है। दोनों की मोहब्बत की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 2019 से लेकर 2021 तक 2 साल वो इकट्ठे रहते हैं। उसके बाद उनकी ड्यूटी अलग अलग ज़िले में लग जाती है। लखनऊ में रूजी की ड्यूटी लग जाती है। अब रूजी क्या करती है, फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है लेकिन उसका शोहर जो होता है वो अलग रहता है। लेकिन इसी इलाके का, रानीपुर गंजी इलाके का एक तहसीलदार होता है भोपाल। नज़रीन ग्रामी, भोपाल जो होता है रूजी की तस्वीरों के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करता है जिसको रूजी पढ़ती है और आस्ता आस्ता भोपाल की तरफ इंटरेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे इनकी आस्ता आस्ता बातचीत करना शुरू हो जाती है। बातचीत से ये बातें मुलाकात तक बढ़ जाती है लेकिन रूजी सिंह को नहीं पता होता कि ये जो भोपाल है ये शादीशुदा और इसके 2 बच्चे भी हैं। ये बात आगे बढ़ती है, मुलाकातों पे जाती है। जब भी रूजी को छुट्टी होती है वो अपने शोहर के पास जाने के बजाय अपने लवर के पास जाना शुरू कर देती है। उसके शोहर को भी इस चीज़ के ऊपर शक हो जाता है कि ये कमेंट्स जो आते हैं प्यारे प्यारे, ये मेरी बीवी भी रिएक्ट करती है। उसके दोस्तों से पता चल जाता है। वो अरूजी को आके धमकाता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमारी शादी को ख़राब कर रही हो। तो अब जो तहसीलदार भोपाल होता है वो रूजी को समझाता है कि इसे बोलो कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस कर दूँगी, वैसे भी महिलाएं की बात ज़्यादा मानी जाती है कोर्ट में, तो तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊँगी, तुम मुझे डिवोर्स दो। वो ऐसे ही अपने पति के साथ करती है। नाराज गौतम जो होता है वो सोचता है ऐसी औरत के साथ रह के करना भी क्या है, डिवोर्स दो, इसे अलग हो जाओ सुकून से, इससे तो अच्छा यही है। वो खैर डिवोर्स
जो होता है वो पेपर तैयार कर लेता है, डिवोर्स दे के वो तो उससे अलग हो जाता है। अब भोपाल रह जाता है, अरूजी रह जाती है। अब क्या होता है, जब भी छुट्टी होती है, अरूजी को पहले तो टेंशन थी अपने शोहर की कि उसे पता चल जाएगा, वो आगे पकड़ लेगा, हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। एक प्यार करने वाला अच्छा शोहर उसने छोड़ा और एक शादीशुदा 2 बच्चों का बाप भोपाल बूढ़ा आदमी जो था उसके पीछे वो लग गई। लेकिन उसे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये मेरे जो आशिक है ये शादीशुदा भी है। ऐसे ही उसकी मुलाकातें चलती रही। अब जिस इलाके में भोपाल उसे मिलता था वो सरकारी इलाका था, वहाँ पे वो लोग रह रहे थे जो उसके जूनियर थे और जो उसके सीनियर थे, तो उनके सामने वो मुलाकातें करता था उनसे। तो किसी ने उसके घर में फ़ोन करके बता दिया उसकी बीवी को, जो तुम्हारा शौहर भोपाल है, यहाँ पे एक लड़की आती है फ़लाँ लखनऊ शहर से, ऐसे ऐसे वो उसको मिलती रहती है वगैरह वगैरह, ये इसकी लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, काफ़ी दिन उसके पास आके रहती है। बीवी आई, बीवी ने आके बाबा जी पूरे रोब और ठाठ बाट के साथ अपने शौहर को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसकी अच्छी खातिरदारी करी और बोला लाओ नंबर दो। तो गौतम ने अब जो होता है वो फ़ोन करता है रूजी को, पर एकदम गौतम वो कहता है कि मेरी बीवी फ़ोन करेगी, वो तुम्हें बातें शातें सुनाए तो तुम आगे से चुप कर जाना। तो वो कहती क्या मतलब, तुम शादीशुदा हो? वो कहता हाँ। वो कहती तुमने मुझे बताया नहीं कि भाई शादीशुदा हो। वो कहता है यार मैं तो शादीशुदा ही हूँ, मैंने तुझे पहले दिन बताया था। ऐसे ही उनकी बहस चलती है। वो कहती है कि तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं 2 बच्चों के तुम बाप हो, मैंने अपने प्यार करने वाले पति को छोड़ दिया तुम्हारे पीछे डिवोर्स लेके, अब तुमने शादीशुदा निकला है, ये क्या? वो कहता है खैर जो भी, अब मेरी बीवी की बातें सुन लेना, बाद में हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। वो कहती ठीक है। उसकी बीवी उसे फ़ोन करती है रूजी को बातें शातें सुनाती है। वो कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं, तुम अपने शौहर से पूछो, तुम्हारे शौहर ने मुझे बुला फुसला के मेरी डिवोर्स दिलवा दी, अब मेरे से निकाह इसको करना पड़ेगा वरना मैं तो इधर आके तुम लोगों को तंग करूँगी। खैर उसकी बीवी भी काफ़ी टॉर्चर होती है इस चीज़ के ऊपर। तो उसका शौहर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होता है। वो रूजी को पहले तो काफ़ी ज़्यादा प्यार से समझाता है कि देखो ये जो मामला है इसको दफ़ा रफ़ा करो। वो कहती है कि तू पागल है, मैंने तेरे पीछे अपने शौहर को डिवोर्स दे दी, जो इतना प्यार करने वाला हैंडसम नौजवान था, और तेरे बुढ़े थिएटर के पीछे मैंने डिवोर्स ले लिया। अब तू खुद शादीशुदा निकला है, अब तू मुझे बीच रास्ते छोड़ रहा है, मुझसे शादी कर वरना मैं इधर आ जाऊंगी तेरे इलाके में, तेरे घर आकर तुझे जलील करूंगी। वो तहसीलदार था, इज़्ज़तदार बंदा था। वो कहता है क्यों ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसकी बीवी जो होती है वो भी उसे टॉर्चर कर रही होती है कि तूने ये क्या कर दिया, तूने एक लड़की के साथ अफेयर रखा हुआ है, तू उससे निकाह करना चाहता है, मुझे डिवोर्स दे वरना वह मैं तुझे तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊँगी। और वो उसी तहसील हेड क्वार्टर में आके रहना शुरू कर देती है जिधर रोजी जाके उस भोपाल नाम के बंदे को बार बार मिलती थी। तो अब वो क्या करता है, वो दफ्तर के नंबर से ये रूजी से बात करता है। रूजी जब भी कॉल करती है इसके मोबाइल पे आगे से उसकी बीवी इसके नंबर से कॉल रिसीव करती है और रूजी की इंसल्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा करती रहती है। यूँ रूजी के बुरे दिन चलना शुरू हो जाते हैं। वो धमकी लगाती है भोपाल को कि मैं अब तुम्हारे इलाके में आ रही हूँ। वो कहता तुम मेरे इलाके में ना आओ, 2 दिन बाद मैं लखनऊ आ रहा हूँ, तो तुम वहाँ पे मुझे मिलो फ़लाँ जगह पे, तो हम वहाँ पे निकाह कर लेंगे और ये सारी बातें वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर लेंगे। वो भी कहता ठीक है। वो साथ अपने अपना दोस्त लेता है जिसका केस उसके पास चल रहा होता है। वो कहता है मैं तुम्हारा केस हल कर दूंगा, तुम मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दो। वो भी कहता है ठीक है। ऐसे वो अपना दोस्त लेके लखनऊ चला जाता है। कैब के ज़रिए उससे रब्ता होता है। वो कैब में बैठ के उस जगह पे आ जाती है। वो सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी लेके खड़ा होता है। तो भोपाल खड़ा होता है, वो गाड़ी में बैठ जाता है। जो उसका बंदा साथ आया होता है वो दूर से कहीं से चाय लेके आया आता है। चाय में नशे वाली मेडिसिन मलाई होती है। वो रूजी को पिलाते हैं कि पी लो। उसके बाद भोपाल भी चाय पीता है, भोपाल की चाय में नहीं होती। ऐसे रूजी बेहोश हो जाती है। वो जो बंदा होता है वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। जो भोपाल होता है वो रूजी का गला दबा के उसे कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद गंदे नाले में उसकी लाश को फेंक देता है। गंदे नाले में फेंकने के बाद वापस लखनऊ चला जाता है। यूँ नाज़रीन गिरामी, पुलिस वालों को किधर से ये सारी डिटेल मिली थी, पुलिस वालों को सारी डिटेल मिली थी। उन्होंने रूजी के कॉल हिस्ट्री निकाली। कॉल हिस्ट्री से नंबर जब निकाला तो सबसे ज़्यादा नंबर इसी पे ही राब्ते हुए थे, इसी तहसीलदार के नंबर के ऊपर। तो इसी तहसीलदार के नंबर के ऊपर राब्ते होने की वजह से इसको उठाया गया था। पहले ये मान नहीं रहा था, लेकिन जब इसको उठाया गया, इससे पूछा गया कि इतनी लंबी लंबी तुम्हारी इसके साथ कॉलें क्यों चलती रही, बाद में मजबूरन इसे मानना पड़ा कि हाँ ये मेरी लवर थी वगैरह वगैरह। बाकी सारी स्टोरी आप लोगों ने सुन ही ली है पहले मुझसे। तो सिर्फ ये एक वजह से पकड़ा गया, और वो भी यो इसकी कॉल हिस्ट्री उसके साथ चलती रही। अगर पुलिस वालों के सामने वो कॉल हिस्ट्री ना आती तो कभी भी इसने पकड़ा नहीं जाना था। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।